Good morning, everyone. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chinwada. Dear students, from today onwards, we are going to start second theme of economics, and this is the first part of sectors of the Indian economy. Dear students, in this session, we will read about the sectors of economic activities, which are primary activities, secondary, and tertiary activities. We will get information regarding thrice. Okay. After that, we will see here about the final goods and services. हम किस तरह से उनको उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, we will see in this session. As well as we will see about the gross domestic products. जीडीपी किसे कहते हैं और किस तरह से उसे कैलकुलेट की जाती है, उसे भी हम देखेंगे. एंड लास्ट वी विल सी अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. डियर स्टूडेंट्स, an economy is best understood when we study its component or sectors. Sectoral classification can be done on the basis of several criteria. Dear children, through this chapter, sectors of the Indian economy, you will understand about the classification of sectors, which are primary, secondary, and tertiary, as well as you will get an information regarding organized and unorganized sector. You will get the information regarding the public and private sectors. You will understand about the differences between organized and unorganized public and private sectors. It is the important to emphasize the changing roles of sector. You will see here. बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था को हम बड़े उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब हम उनके सेक्टर्स का, उनके क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं. और क्षेत्रों के वर्गीकरण के कई मानदंड हो सकते हैं, उनके कई आधार हो सकते हैं. आप इस चैप्टर के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में. आप इसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे. ये अध्याय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी आपको बेहतरीन जानकारी देंगे. आप इस चैप्टर में नरेगा से संबंधित भी जानकारी हासिल करेंगे और आप देखेंगे कि क्षेत्रकों की, इन सेक्टर्स की बदलती हुई भूमिका का क्या महत्व रहता है, किस तरह से ये क्षेत्र आपस में बदलते जा रहे हैं, जो हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. Dear students, as you can see on your screen, there are some pictures, and this pictures is indicating about the various economic activities. बच्चों, ये जो कुछ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए लोग आपको उसमें एंगेज दिखाई दे रहे हैं. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, है ना. आप देख रहे हैं कि एक अखबार बेचने वाला है, सब्जियां बेचने वाला, ये अखबार बेचने वाला व्यक्ति एक प्रकार से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. एक लेडी है जो शॉप में है, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है. और आप कुछ लोगों को देख रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन वर्क में लगे हुए हैं और कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. डियर स्टूडेंट्स, and sectors of economic activity, firstly we will read about the primary activities. ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं उसको समझने की अब कोशिश करते हैं. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. कुछ ऐसी प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित कुछ अनेक ऐसी गतिविधियां भी होती है. Take for examples the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. बच्चों, अगर हम कपास की खेती की बात करें तो एक मौसमी फसल होती है, एक सीजनल क्रॉप होती है. और कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः प्राकृतिक कारकों पे, जैसे कि रेनफॉल, वर्षा पर, सनशाइन, सूर्य के प्रकाश पर, और वो एनवायरनमेंट पर, क्लाइमेट पर हम डिपेंड करते हैं. हम क्लाइमेट पर इस पर डिपेंड करते हैं. द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट
तो हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कॉटन हमें जो मिल रहा है वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्राकृतिक उत्पाद है। आप इस स्क्रीन पर प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इमेजेस भी देख रहे हैं, उसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। सिमिलरली इन दी केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल। बच्चों, उसी तरह जो डेयरी का उत्पादन होता है, हम उसमें पशुओं की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, और उसके फोडर्स, उसके चारे पर निर्भर करते हैं, उसकी उपलब्धता पर हम निर्भर करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो उनका बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है और उनके लिए फोडर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमको ये समझाने की प्रयास कर रहा है कि किस तरह से आप नेचुरली आप किसी चीज़ को गेन कर सकते हैं। ये प्राइमरी एक्टिविटी में जो चीज़ें होती है जनरली वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड होती बेटा। एंड सिमिलरली अभी आपने देख लिया डेयरी को, आपने इसके पहले देख लिया कॉटन क्रॉप को। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसमें आप समझिए जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जो ओर्स अयस्क होते हैं, ये भी प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। दीज आर आल्सो द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। और इसमें जो हम उत्पादन करते हैं ये किस क्षेत्र में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियों में शामिल होता है। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट्स फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि हम इन उत्पादों का हम उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, दूसरे उत्पाद को तैयार करने सभी का। जैसे आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने मिनरल्स लिया, आपने ओर्स लिया, तो आप उनको प्रोसेस करके नेक्स्ट दूसरा उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। चूँकि हम अधिकांश जो है प्राकृतिक उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कृषि से रिलेटेड होते हैं, इनसे हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, ये फिशरिंग जो होती है, फिशरीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये जितने भी सेक्टर्स हैं बेटा, दिस सेक्टर्स इज़ आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये सारे के सारे सेक्टर्स एग्रीकल्चर और से रिलेटेड सेक्टर की कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये हमने जो अभी इन्फॉर्मेशन लिया ये प्राइमरी सेक्टर का था। आप देखिएगा ये जो एक इमेज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इसमें ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये नेचुरल वे में ही जनरेट होते हैं। चाहे आप मिनरल्स की बात कर लें, वो भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कॉटन, ये भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। जितने भी फूड ग्रेन्स हैं सब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू तैयार होते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। नाउ द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों, जो नेचुरल प्रोडक्ट हमें प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं, हम उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस कंडक्ट करते हैं और उसको हम तैयार करते हैं। और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में भी आती है, उससे हम उसको संबद्ध कर सकते हैं। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग के तरीक़ों के माध्यम से हम जो प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं वो एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा होती है। जैसे आपने कॉटन को प्रोड्यूस किया प्राइमरी एक्टिविटी में, अब हमने उस कॉटन से थ्रेड से यार्न तैयार करवाया और यार्न का हमने फैब्रिक तैयार करके हमने मार्केट में ले आया। आपने उसका शर्ट बनाया, पैंट बनवाया, वगैरह वगैरह जो भी है। आपने जो मिनरल्स आपको मिले थे, ओर्स मिले थे, आपने उसमें प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद उसे उसका एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया। मान लीजिए आपने कार को तैयार करने में किया हो, या आपने कुछ ऐसे मिनरल्स को एक्सकेवेटेड किया है जिससे कि आपने उसके लिए चेयर्स बनाया है और आपने शूज़ बनाए हैं, ये वगैरह जो भी मटेरियल्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा होता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी एक्टिविटी के बाद की स्टेप होती है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर
but has to made and therefore some process of manufacturing is essential. बच्चों, ये सीधे प्रकृति से तो उत्पादित नहीं होता, बल्कि इसको निर्मित किया जाता है, और इसलिए जो विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये प्रक्रिया दिस कुड बी इन फैक्ट्री, ये जो प्रोसेस है ये फैक्ट्री में भी चल सकती है, कारखानों में, वर्कशॉप में भी चल सकती है, यहाँ तक कि घर में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इस प्रोसेस के तहत आप कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी घर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। हम जैसे कि कपास को हम प्राप्त करते हैं, फिर उससे रेशा तैयार करते हैं और हम फिर उससे सूत काट कर जो उसका कपड़ा बुनते हैं। तो ये प्रोसेस सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा हो गया। आप इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे शुगर केन को आप रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं और फिर उससे शुगर तैयार करते हैं और यह गुड़ तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आप मिट्टी है, सॉइल है, आप उसका यूज़ करते हैं और उससे ब्रिक तैयार करते हैं, ईंट बनाते हैं, फिर ईंटों से घर और भवन का निर्माण करते हैं। तो ये जितनी भी जो सेक्टर्स हैं बेटा, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, these are related to secondary activities and these are the part of secondary activities as well as this secondary activities the part of या हम कह सकते हैं कि इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पर भी हम जान सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है जहाँ पर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसी कुछ प्रोसेस के थ्रू वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा मानते हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़, बच्चों इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जितनी भी बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, शॉपकीपर्स, यानी ऐसा हर कोई व्यक्ति जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, वो सब टर्सरी एक्टिविटी का हिस्सा होता है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। बच्चों, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधि होती है उसकी तीसरा हिस्सा भी होता है, वो कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। और ये जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों से डिफरेंट होता है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के डेवलपमेंट में आपको मदद करता है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करना चाहिए कि जैसे एक फार्मर है, उसने अपने खेतों में गेहूं का उत्पादन किया। अब उसने ढेर सारा गेहूं का उत्पादन कर दिया, लेकिन अब उसे कहाँ ले कर जाना है? उसे मंडी में उसको बेचने के लिए ले जाना है, उसे एक प्लेस में ले जाना है जहाँ पर उसका वो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो सेल हो सके। तो वहाँ से गेहूं को, व्हीट को ले जाने के लिए उसे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर ट्रक या ट्रैक्टर के थ्रू ही वो ले जा सकता है। तो उसने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेल किया। और ट्रांसपोर्टेशन किसका हिस्सा होता है? टर्सरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का हिस्सा होता है। ठीक, तो इस तरह से अब मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लीजिए कहीं पर कोई क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसने ढेर सारा अपना मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट्स को, अब उसे मार्केट तक ले जाना। मान लीजिए कोई कंपनी अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में ढेर सारा प्रोडक्शन हो गया, अब उसे देश के हर अन्य हिस्सों में ले जाना है, तो वो रेलवे के थ्रू ले जाएगा, ट्रक के थ्रू ले जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को गेन कर रहा है। फिर जहाँ पर वो शॉप में अपने इस प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो शॉपकीपर भी एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, तो वो भी आपका टर्सरी सेक्टर का ही एक हिस्सा होगा। तो ये टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर या सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर का हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर द प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउन। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप गोदामों में भी इसको भंडारित करना पड़े, लेकिन आपको फिर भी ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन एंड सेंड लेटर्स एंड बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। जो आप अगर बिज़नेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो इन सब में बिज़नेस करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है, जो हमें बैंक से लोन के तहत मिल सकता है। आज सारा का सारा जो
ट्रेड हो रहा है वो कम्युनिकेशन बेस्ड हो रहा है, टेलीफोनिक हो रहा है। आप यहाँ से ऑर्डर बुक करते हैं बाय टेलीफोन, वहाँ से आपकी माल की डिलीवरी हो जाती है, सामान की डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ठीक है, ये भी टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के ही हिस्सा होता है। इसीलिए दिस एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector। चूँकि ये जो गतिविधियाँ होती है वो वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, ठीक है, इसलिए इस टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में भी रखा जाता है या उसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। आप यहाँ पर इमेज के थ्रू भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, एक शॉपकीपर है, एक प्रकार से वो अपने हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बेटा जो हमें सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी वो भी टर्सरी सेक्टर का हिस्सा होता है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और ये आप कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से जो कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है वो इसका हिस्सा होता है। डियर स्टूडेंट्स, द सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कुछ ऐसे सर्विस सेक्टर्स भी होते हैं जिनका डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कुछ चीज़ों के उत्पादन से, वस्तुओं के उत्पादन से कोई संबंध भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल्स, वी रिक्वायर टीचर्स। बच्चों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ, आई एम परफॉर्मिंग हियर टर्सरी एक्टिविटीज़। मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए नहीं हूँ, लेकिन आई एम द पार्ट ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। ओके, तो वी रिक्वायर्स टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु provide personal services such as washermen, barber, cobblers, lawyer and people to do administrative and accounting works, है ना। ये सभी की सभी टर्सरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता है। जितनी भी सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके न्यूज़पेपर लाने वाला हो, आपके यहाँ दूध लाने वाला हो, आपका बार्बर हो, कोबलर हो, ये सब टर्सरी एक्टिविटीज़ के हिस्सा होते हैं। इवन इंटरनेट कैफ़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सभी के सभी टर्सरी एक्टिविटीज़ के हिस्सा होती है। ये सर्विस सेक्टर को सर्विस सेक्टर का हिस्सा होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एंड टर्सरी दैट इज़ आल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। नाउ विल सी अबाउट द नेक्स्ट कंटेंट अबाउट द कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम यहाँ पर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसमें है क्या चीज़, इसको समझते हैं बेटा। How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? हम प्रत्येक क्षेत्र में जो विविध वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उसकी गणना कैसे करेंगे, अब हम उसको समझते हैं। मैं आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना है। मान लीजिए ये जितने भी जो अर्थशास्त्री होते हैं वो सुझाव देते हैं कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हम उसकी संख्या का योग नहीं करेंगे कि हमने कितना प्रोडक्ट तैयार किया, हम उसकी काउंटिंग नहीं करते, बल्कि हम उसके स्थान पर क्या करते हैं, वो जो गुड्स और सर्विसेज होती है हम उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड हैज़ दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम उन चीज़ों को काउंट करें। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों जो हमें सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं मिलती है, केवल उसी को हमें उसकी गणना करना उचित होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे एक किसान है, उसने किसी आटा मिल को अपना जो गेहूं है वो 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं को बेच दिया। अब मिल ने क्या किया कि उस गेहूं की पिसाई किया और उसे एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया। ठीक, अब बिस्किट कंपनी ने उस आटे के साथ में क्या किया कि कुछ शुगर यानी चीनी मिलाया और कुछ ऑयल यानी तेल जैसी चीज़ों का उपयोग किया और उसने उसके 4 पैकेट बनाया। अब उसने जो बाज़ार में उस पैकेट को भेजा तो कस्टमर से, कंज्यूमर से 60 रुपीज़ में, ठीक है, 60 रुपीज़
ले लिया, यानी जो 4 पैकेट्स थे 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से उसने चार्ज किया। अब बिस्किट जो था उसका फाइनल प्रोडक्ट था, ठीक है, गेहूं से स्टार्ट होते हो, व्हीट से स्टार्ट होते हो, फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, बिस्किट। अब अर्थात ये हुआ कि वो जो वस्तु जो है उपभोक्ता तक पहुंच गई, मतलब जो कस्टमर कंज्यूमर को जो फाइनल गुड्स उसके हाथ में गया वो फाइनल गुड्स तो है। अब इस बीच में अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, केवल हम वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, हम क्यों ऐसा करें कि केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करें। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उसमें अंतिम वस्तु के विपरीत क्या था, गेहूं था, आटा था, ये सब क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था जिसका यूज़ करके उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार किया है, बिस्किट। अंतिम जो यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उसको ही काउंट करना है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। बच्चों जो 60 रुपीज़ का हमने बिस्किट बेचा है उसमें पहले से ही उन सभी चीज़ों के मूल्य को शामिल कर लिया। जो 8 रुपीज़ के जी के हिसाब से गेहूँ उसने अगर बेचा था, 10 रुपीज़ के हिसाब से उसने फ्लोर आटा बेचा था, तो ये सब कुछ को काउंट कर लिया गया। सिमिलर द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, ठीक है। इसी प्रकार जितनी भी सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उसका भी मूल्य उसमें शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा जो सर्विसेज वहाँ लोगों से ली जा रही है उसके चार्जेस को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी वो सारे खर्चों को निकाल करके उस बिस्किट की वैल्यू इतनी रखेगी कि उसमें उसका भी प्रॉफिट निकल कर आ जाए। चाहे उसने फ्लोर ख़रीदा हो, आटा ख़रीदा हो, तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया हो और अपने जो वर्कर्स लगाए हो, उनसे जो सर्विसेज लिया हो, और साथ ही साथ जो फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का पहले ही उसने अपना वैल्यू को, अमाउंट को काउंट कर लिया हो, तो इस तरह से फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज है उसका ही कैलकुलेशन किया जाता है। जो शायद आप इसको समझ गए होंगे। नाउ वी विल रीड हियर अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है उसे समझिए। सकल घरेलू उत्पाद। The value of final goods and service produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सेक्टर्स जितने भी होते हैं, तो इसमें जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है, फाइनल गुड्स सर्विसेज से जो वैल्यू उसकी निकल कर के आती है तीनों ही सेक्टर्स में, और तीनों ही सेक्टर्स की फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू निकल के आती है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर में उसका जो कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, वो उस साल में शामिल होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। कि भाई इस बार हमने इतनी बिस्किट्स बेची, हमने इतने टीवी बेचा, इतने फ्रिज बेचा, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने अपना हिसाब लगा लिया, इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपना टोटल वैल्यूज़ निकाल लिया, इधर प्राइमरी सेक्टर से अपनी टोटल वैल्यू निकल कर के सामने आ गई। अब क्या हुआ कि तीनों ही जो एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर्स, अब तीनों की जो गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सम किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, और उसका जो टोटल होता है वो किसी भी देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। फिर से मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ कि तीनों ही सेक्टर्स में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, ठीक है, उसको तीनों ही सेक्टर की उन सर्विसेज, उन फाइनल गुड्स को टोटल कर लिया जाता है, और उसी देश का, किसी भी देश का, वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। वो उसी देश की पूरी चीज़ों का, पूरे सेक्टर्स की फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हिस्सा होता है, टोटल होता है। एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर,
बेटा ये ईयर वाइज होता है, इसको ईयरली काउंट किया जाता है, जैसे अप्रैल टू मार्च। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। किसी भी देश की जीडीपी उस देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। जिस देश की जीडीपी हाई होगी, ये माना जाता है कि वो देश उतना ही ज़्यादा धनी है। इन इंडिया द मैमाउथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। बच्चों, हमारे भारत देश में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका मेज़रमेंट, उसका मापन बहुत कठिन काम होता है, वो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और ये मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से इन वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से जो संबंधित सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करता है और इस तरह से वो जीडीपी का अनुमान लगाता है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री के हेल्प से इसको परफॉर्म करता है। इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, डाटा कलेक्ट करती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करती है जो कि इसके आंकड़े जारी करता है। नाउ विल सी अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से अब सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं। आज ज़्यादातर जो लोग थे पहले खेती पर निर्भर करते थे, कृषि प्रणाली पर निर्भर करते थे। उसी से हम जुड़ते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। बच्चों, किसी भी अधिकांश जो विकसित देश होते हैं उनका एक इतिहास देखा गया है कि विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें प्राथमिक क्षेत्र ही जो होते हैं वो आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है ना। जैसे हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, तो यहीं से हम लेते हैं इसको। द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। जैसे जैसे कृषि प्रणाली में परिवर्तन आता गया बेटा, चेंजेस आते गए, वैसे वैसे कृषि जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो प्रॉस्पर होगा, समृद्ध होता चला गया। ठीक है, और वैसे वैसे पहले की तुलना में अब क्या हुआ, अधिक उत्पादन होने लगा। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। जब अधिक उत्पादन होने लगा और अब क्या होने लगा कि लोग दूसरे कार्य भी करने लगे। ठीक है, जैसे कि ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, है ना, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। अब जैसे ही लोग जो है खरीदी और बिक्री, ये इन एक्टिविटीज़ में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और ये इनकी एक्टिविटीज़ कई गुना बढ़ने लगी। बिसाइड्स देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एटसेट्रा। अब जो लोग हैं इसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, कुछ सैनिक बन गए, आर्मी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। मतलब आप देखिए कि किस तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, वो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की ओर मूव करने लगे। कुछ लोगों ने अपना प्रोडक्शन वर्क भी स्टार्ट किया, जैसे क्राफ्ट पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कहाँ से मूव होने लगा बेटा, ये होने लगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मूव होकर के टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की ओर बढ़ने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश जो उत्पादित वस्तुएं थी वो प्राकृतिक उत्पाद ही थी, जो कहाँ से आती थी, प्राइमरी सेक्टर से आती थी। और अधिकांश लोग जो थे वो इसी प्राइमरी सेक्टर में ही अपना एम्प्लॉयमेंट को पाए हुए थे। The most people were also employed in this sector. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced. अब जो लंबे समय के बाद और विशेषकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे अब उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में अब सस्ती दरों पर कई प्रोडक्शन होने लगे जो लोग अब खरीदने लगे थे। तो ये होने लगा कि अब प्रोडक्शन भी होने लगा, उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। तो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेकेंडरी सेक्टर में अब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा। तो लोग अब प्राइमरी सेक्टर से मूव करके सेकेंडरी सेक्टर की ओर जाने लगे। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट की वजह से अब सेकेंडरी सेक्टर जो था वो इम्पॉर्टेंट होने लगा था।
Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. अब इस कारण क्या हुआ कि अब समय के साथ साथ क्षेत्रकों के महत्व में भी परिवर्तन होने लगा. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. अब जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होने लगी तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से निकल कर के लोग अब सर्विस सेक्टर की ओर मूव करने लगे जो कि टर्सरी सेक्टर का हिस्सा है. तो इसमें काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आने लगे. दिस द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. अब जो तृतीयक क्षेत्र था कुल उत्पादन की दृष्टि से जो सर्विस सेक्टर है उसका महत्व अब बढ़ने लगा था. दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज. और हम अधिकांश तौर पर इस चेंजेस को इस लक्षण को हम विकसित देशों में डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं. और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं श्रमजीवी लोग हैं वो सब सर्विस सेक्टर में ही शामिल हो गए. सर्विस सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट को गेन कर सके थे. तो ये प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में लोगों का मूवमेंट हो गया. और अब टॉप प्रायोरिटी में सर्विस सेक्टर हर एक डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री में अपना रोल प्ले कर रहा है. तो इस तरह से आज हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को जाना. हमने देखा कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का. हमने देखा कि किस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तीनों ही सेक्टर्स की फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया जाता है और वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पावर को रिप्रेजेंट करता है. एंड इन लास्ट वी सी अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, कैसे लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में मूव किया था. उम्मीद है आज का आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.